माला अपने बेटे धीरज की शादी गांव की एक संगीता नाम की लड़की के साथ करवाकर अपने घर ले आती है। पूरा घर रिश्तेदार से भरा हुआ था। एक दिन संगीता की ननद कोमल उसके कमरे में जाती है और उसकी नज़र उसके ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक सुंदर सी लिपस्टिक पर जाती है, जिसे देखकर कोमल ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उस लिपस्टिक को उठा लेती है। तभी संगीता घूंघट लिए कोमल से बोलती है, ननद जी, ये लिपस्टिक मेरी है, आपने जहाँ से उठाई है वहीं पे रख दीजिए। भाभी मैं तो लिपस्टिक देख रही थी, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। अच्छी होगी भी क्यों नहीं, मैंने आखिर इतने बड़े मॉल से खरीदी है। मुझे सस्ती चीजें वैसे भी पसंद नहीं है। मेरी जो भी यूज करने वाली चीजें हैं वो सारी ब्रांडेड है। भाभी मैं जानती हूँ आप सारी चीजें ब्रांडेड यूज करते हो, लेकिन आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे से आप मेरी किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं, क्योंकि मेरी चीजें सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं ही टच कर सकती हूँ, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी चीजें कोई और टच करे। भाभी थोड़ा धीरे बोलिए, आज घर में सभी लोग हैं। मैं आपकी चीज उठा के भाग थोड़ ना रही हूँ, सिर्फ देख ही तो रही थी। कोमल इतना कहकर संगीता की लिपस्टिक उसी के ड्रेसिंग टेबल पर रखकर कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी दरवाजे पर उसकी बड़ी माँ ममता मिल जाती है, जो कि उन दोनों की बातें सुन रही होती है, जिसे सुनकर उसे संगीता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कुछ बोलती उससे पहले कोमल उसे इशारा करके मना कर देती है, साथ ही अपने साथ कमरे से बाहर लेकर चली जाती है। कोमल, तुमने मुझे बहू को कुछ भी बोलने से क्यों रोका? ये तो घूंघट के पीछे छिपी बेशरम बहू निकली, जो कि आते ही अपनी चीजों पर अपना हक दिखाने लगी। जाने दीजिए बड़ी माँ, अभी घर में नई नई आई है तो इन्हें कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगी। बेटी, वो कुछ समझने नहीं बल्कि समझाने आई है, जो आते ही तेरा और मेरा करने लगी है। वो आगे क्या घर परिवार लेकर चलेगी, देख लेना। वो कुछ दिनों में ही बंटवारा मांगेगी। बड़ी माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप माँ को कुछ मत बताना, वरना माँ बहुत गुस्सा करेंगी, घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती घर में मेरे कारण कलेश हो। बेटी, कलेश तेरी वजह से नहीं बल्कि तेरी भाभी की वजह से ही होगा। क्या क्या सोचा था हमने बहू के बारे में कि हम गांव की सीधी सादी सिंपल लड़की लेकर आ रहे हैं, जो कि संस्कारों वाली होगी, सबको अपना समझने वाली होगी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही बेशरम निकली, जो कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए घूंघट लेती है, बाकी घूंघट के पीछे जुबान कैंची की तरह चलती है। कोई बात नहीं बड़ी माँ, आप शांत हो जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप चाय पीजिए और भाभी की बातों को दिमाग पे मत लीजिए। बेटी, तू मुझे ज्यादा बहकाने की कोशिश मत कर। तेरी बात मानकर चल, मैं माला को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन वहाँ बैठे जिन लोगों ने उसकी घूंघट के पीछे छिपी हुई बेशरम बहू के बोल सुने हैं, तुझे क्या लगता है कि वो क्या चुप रहेंगे? वो माला को कुछ नहीं बताएंगे। बड़ी माँ तब का तब देखेंगे, पर आप अभी कुछ मत बोलिएगा। आप तो जानते हो माँ आप पे कितना यकीन करती हैं। अगर आप बोलेंगी ना तो भाभी की इमेज खराब हो जाएगी उनकी नजरों में। कोमल के मना करने पर ममता उसकी बात मान लेती है और माला से कुछ भी नहीं कहती है। दिन बीतते हैं और समय के साथ संगीता के मनमानी और बेशर्मी कम होने की जगह और बढ़ती जाती है। वो अपने ससुराल वालों को बिल्कुल भी अपना नहीं मानती और शादी के बाद भी वो अपनी लाइफ वैसे ही जीना चाहती थी जैसा वो शादी से पहले जीती थी। संगीता गांव की बेशक थी, लेकिन एक जमींदार की लड़की थी जिसका उसे बहुत ही घमंड था। एक दिन उसका पति ऑफिस से घर आता है और संगीता से बोलता है, यार बहुत गर्मी हो रही है, मुझे एक गिलास से ठंडा पानी लाकर दे दो, मेरी प्यास बुझ जाए। धीरज जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं नेल पेंट लगा रही हूँ? एक तो वैसे ही आपकी माँ ने इस घूंघट में तो मेरी जान निकाल रखी है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है, और ऊपर से आप हो कि मुझे ऑर्डर देने आ जाते हो। जाइए खुद पानी ले लीजिए, जब मैं नहीं थी तो आप किसे पानी लेने के लिए भेजते थे? यार मैं तुमसे बस एक गिलास पानी तो मांग रहा हूँ, तुम क्यों भड़क रही हो, क्यों सुना रही हो मुझे इतना? अगर मैंने आपकी बातों का जवाब दे दिया तो मैंने आपको सुना दिया, और अभी आप क्या कर रही थी मेरे साथ? अगर आपको पानी पीना है तो आप खुद जाकर ले लीजिए ना, मैं कोई नौकर थोड़ी हूँ इस घर की। संगीता की घूंघट के पीछे ये कैंची जैसी जुबान ममता को बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी। वह रसोई में खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो धीरज के लिए एक गिलास पानी लेकर उसके पास जाती है और उसे देते हुए बोलती है, बेटा, आगे से अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुझे किसी से भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तेरी माँ जिंदा है। अच्छी बहू लेने गई थी मैं, लेकिन गलती से बेशरम बहू ले आई, जिसने
पूरे ससुराल वालों की कदर ही नहीं करी। वैसे बड़ी माँ बुरा मत मानेगा, लेकिन शादी को खत्म हुए काफी समय हो चुका है। मुझे लगता है कि अब आपको अपने ससुराल जाने की जरूरत है। अरे मेहमान है तो मेहमान बन के रहिए ना, यहाँ पे धरना धरने की क्या जरूरत है। और मेरे घर को आप अपना घर बनाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? संगीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम क्या कर रही हो? ये हमारी बड़ी माँ है, इस घर में इनका भी हिस्सा है, ये हमारे साथ साथ इनका भी घर है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैं तो सही ही बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अब लोगों को बुरा लग जाता तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक बात बताइए, जो जब से ये बोली जा रही है बेशर्मों की तरह, तब कुछ नहीं, और मैंने कुछ बोल दिया तो मैं सुनाने लग गई। तुम अपनी जुबान बंद करती हो या मैं तुम्हें चुप कराऊं? जाने दे बेटा, उसने सिर्फ नाम के लिए घूंघट ले रखा है, बाकी है तो बहुत बेशरम। वो किसी की भी सुनने वाली नहीं है। और शायद इसने सही कहा, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी इसकी रोज रोज की बेशर्मी देखकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं ना यहाँ रहूंगी और ना ही कुछ देखूंगी और कुछ ना बोलूंगी। ममता तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपना सारा सामान पैक करके घर से जाने लगती है। तभी माला और उसकी बेटी कोमल घर आते हैं और ममता को अपने सामान के साथ हॉल में खड़ा देखकर बोलते हैं, आप कहाँ जा रही हैं? माला, मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जेठानी जी, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? शादी की तो अभी बहुत सारी रस्में बाकी हैं और आप अधूरा छोड़ के जा रही हो। अभी तो मुंह दिखाई भी बाकी है। कोई बात नहीं माला, मैं बहू की मुंह दिखाई बाद में कर लूंगी। अभी मुझे जाने दे, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। जेठानी जी, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे से कोई बात छिपा रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। चलो, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। माला के बहुत रोकने के बाद भी ममता नहीं रुकती है और वह स्टेशन के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद धीरज ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाता और अपनी माँ को सारी बात बता देता है, जिसे सुनने के बाद माला जल्दी से स्टेशन पर जाती है और ममता को रोक लेती है। जेठानी जी, आपको मेरी कसम है, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे साथ रहेंगी और मेरे साथ अभी वापस घर चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम बुरा मत मानना माला, लेकिन मुझे तुम्हारी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक पैसे की तमीज नहीं है उसके अंदर। वो तुम लोगों को सिर्फ अपने पैर की जूती समझती है। बहू चुनने में तुमने बहुत ही जल्दबाजी कर दी। उसे केवल अपने आप के पैसे का घमंड है। जेठानी जी, मुझे धीरज ने सारी बात बता दी है, आप मेरे साथ एक बार घर तो चलिए। माला ममता को रोककर घर ले आती है और अपनी बहू का घूंघट हटाते हुए उससे बोलती है, हमारे यहाँ घूंघट का मतलब होता है बहू की मर्यादा, इज्जत। लेकिन जब तुम्हें ससुराल वालों की इज्जत करनी ही नहीं आती तो घूंघट रखने का फायदा क्या है? हटा दो इसे। और रही बात दीदी को घर से निकालने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? असली घर की मालकिन ना दीदी है। भगवान का शुक्र मनाओ कि वो खुद चली गई, बल्कि उन्हें तुम्हें निकालना चाहिए था। अब उनका काम ना मैं करूँगी। माँ जी, आप करना क्या चाहती हैं? अब तुम इस घर में तभी कदम रखना, छोटे बड़ों की इज्जत करना, सम्मान करना और ससुराल में रहना सीख जाओ ना, तब जाके इस घर में आना, वरना मत आना। माला इतना कहकर अपनी घूंघट के पीछे छिपी बेशर्म बहू को अपने बेटे से कहकर उसके मायके रवाना कर देती है और अपनी जेठानी के साथ फिर से प्यार से रहने लगती है। पूजा सुबह सुबह सो रही होती है और स्कूल नहीं जाती। ये देखकर पूजा की माँ सुनीता आती है और पूजा को उठाते हुए कहती है, स्कूल नहीं जाना है क्या? सोई रह जाएगी और बाद में बोलेगी कि स्कूल जाने में देर हो गई। माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। तू चुप करके उठ जा, हर दूसरे दिन तेरे पेट में ही दर्द होता रहता है। उठ रही है या नहीं? माँ, मैं सच कह रही हूँ, सच में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या पेट दर्द हो रहा है? ये सब नाटक मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ माँ बाप रोज दिन पे दिन घट घट के काम करते हैं ताकि उनके बच्चे कुछ अच्छा पढ़ लिख कर बन जाए, लेकिन नहीं, इन बच्चों को कुछ कद्र ही नहीं है। सुनाई दे रहा है कि नहीं? स्कूल नहीं जाना तो चल पढ़ाई लिखाई छोड़ और मेरे साथ काम पर चल। माँ, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अपनी माँ को मत बता, अच्छे से जानती हूँ मैं। उस दिन पेट दर्द का बहाना बनाकर स्कूल से घर वापस आ गई थी और आज फिर दर्द हो रहा है। स्कूल जा रही है कि नहीं? ठीक है, जा रही हूँ स्कूल। सुनीता अपनी बेटी को मार मार कर स्कूल भेज ही देती है। वहीं दूसरी ओर सुनीता की मालकिन सुषमा अपने कमरे में तैयार हो रही थी।
तभी उसका बेटा रोहन आता है। मम्मा मम्मा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे फीवर है। नो बेटा रोहन, तुम बहाने मत बनाओ। तुम्हें पता है ना स्कूल जाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, वरना तुम क्या करोगे? एक काम करो, दवाई ले लो और स्कूल चले जाओ। लेकिन मम्मा आज मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, प्लीज मम्मा। अगर तुम स्कूल जाओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद डिश बनाऊंगी। और तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना बच्चा? तुम्हें पता है ना मम्मी को गुस्सा आता है जब तुम स्कूल नहीं जाते हो। मम्मा मुझे डांस क्लास जाना है, स्कूल जाने का मन नहीं करता। ओहो ये बात है, कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुम्हारे स्कूल में बात कर लूंगी और स्कूल की डांस क्लास में तुम्हारा एडमिशन भी करवा दूंगी। अब तो कोई इशू नहीं है ना तुम्हें? अब चलो स्कूल जाओ। नो मम्मा नो, मैं स्कूल नहीं जा रहा, मुझे नहीं जाना। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, वीडियो गेम खेलूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। रोहन बैड मैनर्स, तुम्हें ऐसे बात करना किसने सिखाया? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। सुषमा रोहन को डांट रही थी, लेकिन रोहन पर अपनी माँ की डांट का कोई असर नहीं होता और वो अपने कमरे में चला जाता है और वीडियो गेम खेलने लगता है, जिसके बाद सुषमा भी उससे परेशान नहीं करती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बेटी को लेकर सुषमा के घर काम करने जाती है। मालकिन, वो मेरी बेटी का घर पर मन नहीं लग रहा था और वो बहुत जिद भी कर रही थी, तो मैं इसे अपने साथ यहीं काम पर ले आई। मालकिन, ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी, बस एक जगह शांति से बैठी रहेगी और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो मैं इसे घर भेज दूंगी। अरे तो क्या हुआ सुनीता, अगर तेरी बेटी यहाँ आ गई? इसका भी तो घर पर अकेले मन नहीं लगता होगा ना। अच्छा किया तू इसे अपने साथ ले आई, वैसे रोज ही ले आया कर इसे। मालकिन, वो स्कूल जाना होता है ना इसे, और आज स्कूल की छुट्टी भी थी। अच्छा स्कूल भी जाती है? कौन से स्कूल में जाती है? मतलब कोई बड़ा अच्छा स्कूल है ना? नहीं, वो बस एक सरकारी स्कूल है। हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे तो वहीं जाते हैं। पढ़ाई भी ठीक ठाक ही होती है और गरीब माँ कहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई दे पाएगी अपनी बेटी को। चल ये भी बहुत है। अच्छा काम कर ले, यहाँ खड़ी होकर बस बातें मत कर। सुनीता घर का काम करने लग जाती है और उन काम में थोड़ी बहुत पूजा भी मदद कर देती है। कुछ देर बाद जब सुनीता पोछा लगा रही होती है तो वहीं रोहन आता है और उसके हाथों से फोन गिरकर टूट जाता है। फोन गिरने की आवाज सुनकर वहीं सुषमा भी आती है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रोहन बेटा तुम गिरे क्या? ठीक हो ना तुम? मम्मा वो सुनीता आंटी साफ कर रही थी तो मेरे हाथ से फोन गिर गया और टूट गया। बेटा फोन बाद में देखना, और तुम अपना बताओ, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, बट मेरा नया फोन था, अब मैं क्या करूँगा? मालकिन, अभी एक हफ्ते पहले ही तो आपने रोहन बेटा को इतना महंगा फोन दिलाया था। रोहन तुम्हें देख कर चलना चाहिए था ना बच्चा, देखो क्या हो गया। सॉरी मम्मा, मेरा ध्यान नहीं था और यहाँ फर्श गीला भी था तो इसीलिए फिसल गया मैं। लेकिन मम्मा आप मुझे नया फोन दिलाओगी ना? प्लीज मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा प्लीज। मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ रोहन, तुम बहुत लापरवाह हो। अरे अपनी चीजों का ध्यान तुम्हें खुद रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो कुछ परवाह ही नहीं है। मम्मी की बातें दिमाग में जा रही हैं या नहीं? सॉरी ना मम्मा, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे नया फोन दिला दो ना। आपको तो पता है ना मैं फोन के बिना पढ़ाई भी नहीं कर पाता और अब फोन टूट गया तो मैं कैसे पढ़ाई करूँगा? नो बेटा, तुम्हारी यही सजा है। अब तुम्हें फोन नहीं मिलेगा, तभी तुम्हें फोन मिलेगा जब तुम्हें सच में फोन की कद्र होगी। तुम दिन पर दिन लापरवाह होते जा रहे हो। सॉरी मम्मा, प्लीज मम्मा मुझे नया फोन दिला दो मम्मा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे आगे से पूरा पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई में ध्यान भी दूंगा, कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज मम्मा दिला दो ना। तुम पक्के वाला प्रॉमिस कर रहे हो ना? हाँ मम्मा, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगा और सभी चीजों का ध्यान रखूँगा। गुड बॉय, अगर तुमने प्रॉमिस किया है तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का नया फोन दिला दूंगी। मालकिन, लेकिन इतनी बड़ी गलती पर आपने बस इतना सा गुस्सा किया? मैंने आज से पहले रोहन पर कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया और रोहन को अपनी गलती समझ आ गई है, तो मैं क्या उसे माफ ना करूं? सुनीता तो हैरान हो ही जाती है सुषमा का गुस्सा देखकर। वहीं पूजा जहाँ खेल रही होती है वहाँ पूजा से गलती से एक वास टूट जाता है और तभी सुनीता जल्दी से आती है और पूजा को मारने लगती है। पूजा रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे माफ कर दो,
गलती से टूट गया है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। गलती से ही तुझसे ये सब होता है। तुझे पता है ना कि तू यहाँ मेरी मालकिन के घर आई है। तुझे मना किया था ना कि खेलना नहीं है, और तू यहाँ खेल रही है। देख तेरी वजह से मालकिन का कितना नुकसान हो गया। माँ, आप मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना, और तू लातों का ही भूत है। किसी के घर जाते हैं तो सीधा चुपचाप शांति से बैठा नहीं जाता क्या? कुछ ना कुछ करना ही होता है तुझे। सुनीता लगातार पूजा को मारे ही जा रही थी और पूजा बेचारी बहुत रो रही थी। रोने की आवाज सुनकर वहाँ सुषमा आती है और सुनीता को मारते हुए देखकर कहती है, सुनीता ये क्या, तू क्यों अपनी बेटी को इतना मार रही है? वो बेचारी रो रही है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मालकिन, ये बात से नहीं समझती है ना। जब तक इसे 2-4 थप्पड़ ना लगाओ तब तक इसे अकल ठिकाने ही नहीं आती। ये देखो, इतना महंगा आवाज तोड़ दिया आपका। अब इसे मारू नहीं तो क्या प्यार करूं मैं? तो क्या हुआ, एक बास के लिए अब अपनी बच्ची की जान लेगी? आज तो जान ही ले लूंगी, सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। हमेशा का ही है। अब कहीं बाहर ही लेकर आई हूँ, शांति से नहीं बैठना इसे। और घर पर जिद करे जा रही थी कि माँ मुझे भी जाना है, और यहाँ आकर सर पर नाच रही है। हाँ तो क्या हुआ, बच्ची है, हो गई गलती। बच्चों से ही तो होती है गलती। चल अब जाने दे, अब इतना भी मत मार। देख तो बेचारी कितनी रो रही है, तुझे दया नहीं आ रही क्या इसके आंसू देखकर? कुछ नहीं, बस दिखावे के लिए। अभी खेलने को बोल दो, तब तो भूल जाएगी कि माँ ने मारा भी था। ये बच्चों को जितना लाड़ लड़ाते हैं ना हम, ये उतना ही सर पर चढ़ते हैं। इन्हें प्यार से नहीं समझाना चाहिए। हे भगवान, यहीं अगर मेरा रोहन रोता ना तो मेरी जान सूख जाती, और तुझे तो इस पर तरस भी नहीं आ रहा। गरीब माँ का गुस्सा बस बच्चों को सुधारने की कोशिश में होता है और अमीर माँ का गुस्सा बच्चों को कई बार बिगाड़ भी देता है। जानकी की बेटी रानी बड़ी ही शांत स्वभाव की थी। ऐसे ही एक दिन जानकी रानी से कहती है, रानी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हो सके तो मेरे सर में तेल लगा दे। पता नहीं अचानक से इतना दर्द क्यों होने लगा। आपको सुबह से सर में दर्द हो रहा है और आप मुझे अब बता रही हो? रुके, मैं अभी मेथी और सरसों के तेल से आपके सर की चंपी कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, सरसों का तेल नहीं बेटा, वरना जितने भी सर में बाल बचे हैं ना वो सारे झड़ जाएंगे। मुझे सरसों का नहीं, नारियल का तेल लगा दे। कोई बात नहीं माँ, आपके बाल झड़ रहे हैं ना तो मैं एक देसी इलाज करती हूँ। देखना बाल कितने मुलायम और मजबूत बनेंगे। क्यों, ऐसा क्या करेगी अब तू जिससे मेरे बाल मुलायम हो जाएंगे और मजबूत भी? आखिर ऐसा क्या देसी जुगाड़ है तेरा? माँ ये कोई जुगाड़ नहीं है, देसी इलाज है बालों के लिए। बस आप देखती जाओ मेरा देसी इलाज आपके बालों के लिए कितना लाभदायक है। रानी सरसों के तेल में सरसों के दाने और मेथी डालकर गरम कर थोड़ी देर बाद उसे ठंडा करके तेल को छान लेती है और उसमें पानी बराबर डाल के सर में लगा देती है। तभी उसकी माँ उससे बोलती है, अरे मैंने तुझे कहा था ना सरसों का तेल मत लगा, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई और आखिरकार सरसों का तेल मेरे बालों में लगा ही दिया। आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके बालों को कुछ हुआ ना तो मैं तो हूँ ना। अगर बाल झड़ते हैं तो मैं ठीक कर दूंगी। आपको मुझ पर यकीन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तुझ पे यकीन करती हूँ, लेकिन मेरे सर के बाल अगर उड़ गए तो सोच लेना तेरे साथ मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद जानकी अपने बाल धोकर आती है तो अपने मुलायम बालों से बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही अब रानी अपनी माँ के बालों का बहुत ख्याल रखा करती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानी की शादी कृष्णा नाम के लड़के से हो जाती है। अगली सुबह कृष्णा खांस रहा होता है, तभी रानी उससे बोलती है, क्या हुआ, आपको अचानक इतनी खांसी क्यों होने लगी? कुछ उल्टी सीधी चीज खाई थी क्या आपने? नहीं तो, अरे मैं क्यों खाऊंगा कुछ उल्टी सीधी चीजें? अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही था ना कल। पूरे दिन तुम्हारे साथ था, तुमने जो खाया था मैंने भी वही खाया था। क्या पता चोरी चुपके कुछ खा लिया हो आपने और मुझे कुछ पता ही न चलने दिया हो, या फिर हो सकता है कि शायद ठंड लगी हो जिससे आपको इतनी ज्यादा खांसी होने लगी है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दवा खा लूंगा। रुकिए, मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। बस एक बार काढ़ा पी लीजिए, फिर देखना आपकी खांसी छू मंतर हो जाएगी। नहीं, मुझे नहीं पीना काढ़ा। अगर मैं काढ़ा पीऊंगा ना तो मुझे सच में बुखार आ जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं होगा आपको, मेरा भरोसा कीजिए। अगर आपको कड़वा लगे तो मुझे बताना, मैं दोबारा कभी नहीं पिलाऊंगी आपको। अरे यार कितनी बार तुम्हें कहूँ मुझे नहीं पीना यार, एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम्हें? आपका मूड इतना खराब मेरी बात सुनकर हुआ है, या आप हमेशा सभी के साथ ऐसा ही करते हो? अगर हाँ है तो आप अपना मूड और अपना मुंह दोनों यहाँ से ले जाइए। बड़े आए मुझे अपना गुस्सा दिखाने वाले। रानी नहा धोकर रसोई में जाती है, अपनी सास को नाश्ता, चाय और कृष्णा को काढ़ा देती है। काढ़ा देखकर कृष्णा बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे काढ़ा नहीं पीना है। अरे मैं दवा ले लूंगा फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ गए काढ़ा लेकर। ये काढ़ा बहू ने नहीं, मैंने बनाया है और मुझे पता है तुझे खांसी हो रही है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये काढ़ा बनाया है। अब मतलब हाँ माँ, आपके हाथ का काढ़ा हाँ वो तो मुझे बहुत पसंद है, आपके हाथ का काढ़ा। और मैंने ये बात रानी को बताई भी थी तो मुझे लगा रानी ने बनाया इसलिए मैं मना कर रहा था। अच्छा, मतलब बहू को भी देसी इलाज आता है। अब तो मेरी और बहू की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। अब तो चुपचाप काढ़ा पी ले। 1 मिनट रुकिए, मैं काढ़े में कुछ मिला देती हूँ तो आपको पीने में कड़वा नहीं लगेगा काढ़ा। मतलब ये तुमने बनाया, माँ ने नहीं? अरे यार कितनी कड़वी थी माँ, आपने मुझसे झूठ कहा। अगर मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया होता ना तो तभी उसी वक्त मैं काढ़े में मधु डाल देती। तुम्हें कैसे पता इस काढ़े में किस चीज की कमी थी? कैसे पता नहीं चलता, आपने अपना मुंह बनाया था ना, मुझे आपका मुंह देखकर ही समझ आ गया था कि काढ़ा कड़वा है। क्या बात है बहू, तुझे तो काढ़ा का इलाज भी पता है। अब ऐसा कर, मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है, अगर तेरे पास कोई देसी इलाज हो तो बता बहू। अभी आती हूँ माँ जी अपना देसी इलाज लेकर। ऐसा इलाज करूँगी ना, जल्द से जल्द फटाफट आपके घुटनों का दर्द छू मंतर हो जाएगा। रानी किचन में जाकर जीरा, काली मिर्च, मेथी पीसकर उसका पाउडर गुड़ में पानी मिलाकर लाती है और अपनी सास को पीने को देती है। तभी सुनीता वो पानी पीकर बोलती है, ये क्या बनाकर लाई है बहू? इसे खाकर तो लग भी नहीं रहा कि ये दवा है। आखिर तुझे ये सब किसने सिखाया? माँ जी, ये सारे देसी इलाज मेरी नानी के हैं। मैं बचपन में अपनी नानी के घर ही रहती थी और मैंने हमेशा उनको ऐसा घरेलू देसी इलाज करते देखा है, इसीलिए मुझे इतना कुछ मालूम है। अरे वाह, क्या बात है बहू, ये पानी पीकर तो लग रहा है जैसे मैं कोई शरबत पी रही हूँ। आखिर ये कैसे बनाया? माँ जी, कुछ भी दवा बना लो लेकिन उसमें मधु या फिर गुड़ डाल दो बस, फिर भी दवा काम करेगी और आपका मुंह का स्वाद भी खराब नहीं होगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे ही इलाज करती जा मेरा। मुझ में बहुत बीमारियां हैं, मुझे तो शुगर भी है। तो क्या हुआ माँ जी, आप यही दवा का सेवन रात के खाने के बाद कीजिए, फिर देखिए आपका शुगर खत्म हो जाएगा। सास बहू अब रोज कुछ न कुछ देसी इलाज खुद पर ही किया करती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन सुनीता की पड़ोसन अनीता आती है और बोलती है, क्या बात है सुनीता दीदी, आपके पैर का दर्द ठीक हो गया क्या? जो आप दौड़ दौड़ कर काम कर रही हैं, या मोटापे को कम करने के लिए उधर उधर भाग रही हैं? मोटी होगी तू, तेरी बहू, मैं नहीं। वैसे भी तुझे बता दूं कि मेरे घुटनों का दर्द अब खत्म हो गया है, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ, वरना तुझे तो पता ही है मैं अपने घुटनों के लिए कितना परेशान रहती थी। हाँ, मैं तो भूल गई थी कि आपके घुटनों में दर्द हुआ करता था। आपके तो घुटनों में दर्द हो रहा था ना, तो फिर आप इतना उछल उछल कर काम कैसे कर रही हैं? हाँ, मेरे घुटनों के दर्द का इलाज मेरी बहू ने किया है। अगर तुझे भी कोई परेशानी है तो बता दे, मेरी बहू तेरी परेशानियों का देसी इलाज कर देगी। अगर तुझे अपना इलाज करवाना हो तो करवा ले। नहीं नहीं दीदी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं देसी इलाज का सहारा लूं। पता नहीं कल को कोई नुकसान हो जाता तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगी। अनीता और सुनीता बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ रानी सुनीता के लिए दवाई वाली पानी और बालों में लगाने के लिए तेल लेकर आती है, जिसे देखकर अनीता बोलती है, ये क्या लेकर आई हो बहू? बड़ा अजीब सा दिख रहा है। चाची जी, माँ जी की दवाई है जिसे पीकर उनके घुटनों का दर्द अब पहले से बहुत कम हो गया है और अब तो माँ जी को बहुत आराम भी है पहले से। सही में मुझे नहीं लगता। मैंने सुना है कि घुटनों का दर्द जब भी होता है तब उसका इलाज नहीं होता और दर्द और बढ़ता जाता है।
अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मत करो, लेकिन किसी बीमारी का इलाज नहीं है ये तो मत कहो। अरे बहू छोड़ ना, अब ला दवा ला और तेल लगा दे मेरे सर में। बहुत दिन हो गए सर की मालिश किए हुए। अब चाची जी, सर के तेल के बारे में कुछ मत कह देना, क्योंकि इसी तेल को लगाकर माँ जी के बाल पहले से बेहतर और काले हो गए हैं। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। वैसे भी मेरे पास तेल है अपने बालों के लिए, मैंने डॉक्टर को दिखा कर लिया है, इसीलिए मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं लगा सकती। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अनीता के बाल और भी झड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। तो वहीं सुनीता अपने मजबूत और मुलायम बालों का देसी इलाज करवाती है, जिसे देखकर अनीता बोलती है, देखना बहू, मेरे बाल तो और भी ज्यादा झड़ने लगे पहले से। डॉक्टर को बोल बोलकर मेरी उम्र हो गई है, लेकिन ये बाल झड़ना नहीं बंद हो रहे। अब तुझे कभी परेशानी तो नहीं होगी ना मेरी बहू के देसी इलाज से? अब अनीता भी सुनीता की बहू का देसी इलाज को अपनाती है और कुछ ही दिनों में उसके भी बाल मजबूत और मुलायम हो जाते हैं। पायल रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास कमला आती है। बहू, आज तो तेरी शादी की सालगिरह है, आज कुछ अच्छा खाना बना दे। माँ जी, मैं तो आज सब कुछ उनकी पसंद का बनाने जा रही हूँ। हाँ, आज कुछ ऐसा बना कि अरुण तेरे हाथ का खाना खा के फैन हो जाए। मुझे पता है कि तुम दोनों के मनमुटाव चल रहे हैं और आज तो 1 साल हो गया है तुम दोनों की शादी को। माँ जी, मन मुटाव चल रहा है, लेकिन अरुण जी दिल के बहुत साफ है। उनका गुस्सा नाराजगी तो बस ऊपर से ही है, वरना वो तो मॉम है मॉम। आज नहीं तो कल उनके दिल में अपने लिए जगह बना ही लूंगी मैं। हाँ बहू, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। मैंने ही अरुण को बोला था कि वो तुझसे शादी कर ले, लेकिन मुझे लगा कि कुछ दिनों बाद वो तुझे अपना लेगा, लेकिन मुझे क्या पता था वो दूर दूर रहने लगेगा। माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? आपकी बहू है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ बहू, तुझ पर ही तो मुझे पूरा भरोसा है कि तू सब ठीक कर देगी। माँ जी, आप मुझे बातों में लगा रही हो। अरे अभी तो आपने बोला कि मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाना है, और अब आप बातों में लगा रही हो। अरे अगर ऐसे बातों में लगी रही ना तो मैं खाना कब बनाऊंगी? पायल अपनी सालगिरह की तैयारी कर रही होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। सब तैयारियां हो जाती है और वो अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ ही देर बाद पायल का पति अरुण एक संजना नाम की लड़की के साथ आता है। अरुण के साथ एक लड़की को देखकर कमला और पायल दोनों हैरान हो जाते हैं। अरुण, ये लड़की कौन है और तेरे साथ हमारे घर में क्यों आई है? तूने क्या अपनी सालगिरह में से बुलाया है? तेरे और दोस्त भी आने वाले हैं क्या? बताया भी नहीं कि तेरी दोस्त आने वाली है। माँ, ये मेरी दोस्त नहीं है, ये तो संजना है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। माँ का प्यार याद आया या नहीं? एक और थप्पड़ मारूं तभी याद आएगा। माँ, मुझे पता है कि आपको संजना को देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ, मैं संजना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तो और मैं आप लोगों से ये बात अब ज्यादा नहीं छुपा सकता था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि मैं संजना से बहुत प्यार करता हूँ। अरुण, संजना आपका प्यार है तो आप भी तो मेरा प्यार हो ना। आपने मेरे बारे में सोचा नहीं। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब तुम्हें सब पता है, फैसला तुम्हारे हाथ में है कि अब तुम्हें क्या करना है। इसी घर में रहना है तो रह सकती हो, और वापस अपने मायके जाना है तो वहाँ भी जा सकती हो। कमला, पायल दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और दोनों उदास होते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन पायल हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अब संजना को सबक सिखाने की सोचती है। और अगले दिन जब पायल रसोई में खाना बना रही थी तो संजना रसोई में कदम रखने जा रही थी। तभी पायल संजना को रसोई से बाहर धक्का देती है। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी जोर से धक्का कौन देता है? तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। तो क्या हुआ, जमीन पर गिरी हो ना तुम, नजरों में तो पहले से ही गिर चुकी हो। तुम ज्यादा बकवास मत करो। जितना उछल रही हो ना तुम, उतनी ही जोर से जमीन पर गिरोगी। आई बात समझ में? मुझे अभी तुम अच्छे से जानती नहीं हो। कोई बात नहीं, अब तो तुम इस घर में एक बाहर वाली की तरह रहोगी ना। हटो मेरे रास्ते से, मुझे रसोई में जाना है, भूख लग रही है। ओ डियर बाहर वाली, तुमने मेरे पति को अपने कब्जे में तो कर लिया, लेकिन मेरी रसोई को अपने कब्जे में नहीं कर सकती हो। ये मेरी रसोई है और मैं अपनी रसोई में किसी भी ऐरे गैरे को नहीं आने दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऐरा गैरा बोल रही हो? पता है ना, अरुण प्यार करता है मुझसे। अरुण जी को तो वही चीजें पसंद होती है जिसे कोई मुंह ना लगाए। खैर, मुझे तुमसे बहस करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये रसोई मेरी है और तुम नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी तुमने रसोई में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से ही बाहर निकलवा दूंगी, क्योंकि घर तो अब भी माँ जी का ही है ना।
पायल की बात सुनकर संजना बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। संजना अब अपनी अलग रसोई में ही खाना बनाने लग गई थी। खाना बनाने के बाद अरुण और संजना दोनों खाना खाने बैठते हैं, लेकिन संजना ने बहुत ही बकवास खाना बनाया था, जिसे अरुण थूकते हुए कहता है, ये क्या है? इसे कोई खाना कहता है? अरे इसे तो कुत्ते भी ना सूंघे। मुझे बस यही सब बनाना आता है। खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। संजना बहुत ही गंदा खाना बनाती है, जो अरुण को जरा भी पसंद नहीं आता, और वो बिना खाना खाए ही चला जाता है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पायल अपनी अलग रसोई में मटर पनीर, सोया चाप, बासमती चावल और भी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ संजना बस उबली हुई दाल और जली रोटी लेकर बैठी होती है। एक तरफ संजना अरुण बैठे होते हैं, तो दूसरी तरफ पायल और उसकी सास बैठे थे। बहू, सच में तेरे हाथ के खाने में जो स्वाद है ना, वो किसी बड़े होटल के महाराज के हाथों में भी नहीं होगा। तू तो सादे से खाने में भी जान डाल देती है। ये मटर पनीर तो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, सच में मजा आ गया। माँ जी, मैंने खीर बनाई है, वो लाती हूँ आपके लिए, वो आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। अरे बहू, तू क्यों पूछ रही है? जाना लेकर आ खीर, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। संजना, अब तुमसे अच्छा खाना बनाया नहीं जा रहा है। अरे इतने दिन हो गए, कम से कम अब तो कुछ अच्छा सा खाना बना दिया करो यार। सीख लो यार, रोज रोज यही जला हुआ खाना खाना पड़ता है तुम्हारी वजह से। तुम ना अपनी माँ और घरवाली के आगे ज्यादा बोलो मत। जो मिल रहा है वो चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा खाने को। एक तो तुम्हारी घरवाली की वजह से मुझे अलग रसोई में खाना बनाना पड़ता है। पायल, थोड़ी सी खीर मुझे भी मिलेगी? तुझे क्यों खीर चाहिए? जिसे तू प्यार करता है वो तो तेरा प्यार से ही पेट भर देगी ना। खीर खाने की क्या जरूरत है? वैसे भी बहू के हाथ का खाना तुझे कहाँ ही रास आएगा। संजना बस करो यार, तुम्हारे कारण ना मैं कुछ भी अच्छा नहीं खा पा रहा हूँ। और तो और तुम खुद शर्म करके कुछ भी अच्छा बनाना सीख भी नहीं रही हो। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो जाओ अपनी घरवाली के खाने की प्लेट को चाटो। यहाँ मत कुछ बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, बल्कि तुम ही मेरे पीछे पीछे आए थे। अब बाहर वाली अपनी अलग रसोई में अलग खाना बनाएगी। चल बहू, हम दोनों कमरे में ही खाते हैं। यहाँ तो दोनों हमारे खाने पे नजर मारते हैं। कमला और पायल वहाँ से चले जाते हैं, और जब से अलग अलग रसोई हुई थी, तब से ही अरुण और संजना में लड़ाई हो रही थी। दिन निकल रहे थे और उनकी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद पायल रसोई में एक सचिन नाम के लड़के के साथ खड़ी होकर खाना बना रही थी और बातें कर रही थी। ये सब अरुण देखता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। माँ, ये सब क्या चल रहा है? और हमारे घर की रसोई में ये लड़का कौन है? और ये पायल के साथ हंस हंस के बात कर रहा है, और आपने पायल को कुछ सुनाया भी नहीं। अरे सुनना ही क्यों है, माँ जी की मर्जी से तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यों माँ जी? अबे ओ, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो मत, समझे? गलत क्या बोल रहा है? तेरी घरवाली और बाहर वाली की अब तक रसोई ही अलग हुई है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ तेरी घरवाली की दोबारा शादी करवा दूँ। माँ, आप ये क्या बोले जा रही हो? पायल मेरी पत्नी है और आप मेरी पत्नी की दूसरी शादी की सोच रही हो। अरे कैसे कर सकती हो आप यार? अरे पायल तो इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। क्यों, मैं क्यों ना मानूं? अब माँ जी मेरी माँ भी तो है, और उन्होंने इतना अच्छा लड़का देखा है मेरे लिए। मुझे तो सचिन जी काफी पसंद है। मैं माँ जी के इस फैसले से सहमत हूँ। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। आपके सहमत ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बाहर वाली को संभालो। नहीं पायल, मेरी घर वाली हो चाहे बाहर वाली हो, जो कुछ भी हो, अब सब तुम ही हो यार। प्लीज, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। पायल को किसी और के साथ देखकर अरुण को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो अब अपनी गलती भी सुधारने लगता है। संजना भी अरुण को इस तरह बदलते देखकर अब समझ जाती है कि इस घर में उसकी दाल नहीं गलने वाली है, और वो अपना सामान पैक कर कर अब अपना घर छोड़कर चली जाती है, और उसके बाद दोबारा कभी पलटकर अरुण की जिंदगी में नहीं आती। और इस तरह से घर वाली और बाहर वाली की रसोइयाँ अब वापस से एक हो जाती है, क्योंकि अब उस घर में कोई बाहर वाली थी ही नहीं। एक दिन अंकिता अपनी सहेली के साथ बाजार गई होती है। यहाँ उसे खाने को बहुत कुछ मिलता है। तभी उसे कुछ नया दिखता है और वो उस दुकानदार के पास जाकर बोलती है, अरे वाह, ये तो देखने में बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। ये क्या है और कितने का है चाचा जी? चाचा जी की बच्ची, यहाँ से चल, मैं तुझे फिर कभी खिला दूंगी। खाने की चीज अगर एक बार तेरी नजरों में आ गई तो बस वो खा कर ही रहेगी। मुझे ये सब मत बता कि क्या है और क्या नहीं। मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है। वैसे भी मैंने आज तक ये खाया नहीं है। आखिर है क्या वो?
वो तो बेड में पूरी है, बहुत टेस्टी होती है। कभी खिलाती हूँ तुझे, अगर एक बार तूने चख लिया ना, बस तू बार बार वही खाना पसंद करेगी। पागल नहीं हूँ कि एक चीज को बार बार खाया करूँ। वैसे भी अगर ये बेड में पूरी आज खाई तो कोई अनर्थ हो जाएगा क्या? नहीं तो अनर्थ क्यों होगा, वैसे भी बेड में पूरी ही तो है। तो फिर मुझे खाने क्यों नहीं दिया, जबकि मैं खाने ही वाली थी? कमाल करती है तू भी, कभी कभी बेकार में मुझे डरा ही देती है। अंकिता और पूजा दोनों मिलकर उसी बूढ़े दादा के पास से बेड में पूरी खरीद कर खाती हैं। तभी अंकिता चटकारे लेते हुए बोलती है, वाह चाचा जी, क्या बेड में पूरी बनाए हो, मजा ही आ गया खाकर। अगर आज मैंने नहीं खाया होता ना, तो कसम से मैं शायद दोबारा कभी खा नहीं पाती है। हाँ अब खा लिया ना, तो अब घर चले, बहुत वक्त हो चला। माँ को अगर पता चला ना कि मैं बाजार आई थी, मुझे तो कच्चा ही चबा डालेंगी अपनी बातों से। चल जल्दी। अरे अरे रुक ना, ऐसे कैसे चल दूं? मुझे और खानी है बेड में पूरी, और घर भी लेकर जाऊंगी। वैसे इसमें पड़ता क्या क्या है? अरे मेरी माँ, घर जाकर देख लेना यूट्यूब पर कि कैसे बनाई जाती है ये बेड में पूरी, अगर बना पाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि तू ये सब बना पाएगी। दोनों सहेलियां बेड में पूरी खाकर अपने अपने घर की तरफ चलती हैं। ऐसे ही एक दिन अंकिता अपनी माँ सरोजनी से कहती है, माँ आपको पता है, मैंने कुछ दिन पहले बेड में पूरी खाई थी, बहुत मजेदार थी। इतना अच्छा स्वाद था कि क्या ही बोलूं। मुझे फिर से खाने का मन हो रहा है। खाने का मन हो रहा है तो जाकर ले आ, मैं भी तो देखूं कैसा होता है। होता तो पूरी जैसा ही है, लेकिन उसका स्वाद, आहा क्या ही कहना, वही स्वाद चिपक गया है मेरे मुंह में। तो बोलती ही रहेगी या जाकर लेकर भी आएगी? तेरी बात सुन सुनकर मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। जा जाकर गर्मा गर्म जल्दी से बेड में पूरी लेकर आ। ऐसे कैसे गर्मा गर्म लेकर आ जाऊँ माँ? बाजार से घर तक आते आते बेड में पूरी ठंडी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि हम वहीं चलकर खा लेते हैं। नहीं, तेरे बाबा कभी भी घर आ सकते हैं। इस वक्त मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कर, आज तू रहने दे, कल चलते हैं। अरे मेरा खाने का मन आज है और आप मुझे कह रही हैं कि मैं कल खाऊं? नहीं माँ, मैं आज और अभी खाऊंगी। क्यों ना हम घर पर ही बनाने की कोशिश करें, जब भी हमारे घर में मटर, आलू और आटा सब कुछ है। सरोजनी अंकिता को मटर, आलू और आटा देती है। अंकिता आटे में तेल डालकर गूंथती है और मटर को आटे के लोई में डालकर छोटी छोटी पूरियां बनाती है और आलू की सब्जी बनाती है। कुछ देर बाद अंकिता के पास उसके पिता सूरज आते हैं और अंकिता उन्हें बेड में पूरी और सब्जी खाने को देती है, जिसे खाकर सूरज बोलता है, अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया खाकर, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई हो पूरी। सच्ची आपको बहुत पसंद आया? आपको मालूम है, आज मैंने ये पहली बार बनाया है और इसे पूरी नहीं, बेड में पूरी बोलते हैं। बस बस, खुद की तारीफ खुद ही कर रही है। जरा मैं भी तो टेस्ट करूं। आखिर तेरे पिताजी सच कह रहे हैं या बस तेरा दिल रखने के लिए झूठी तारीफ कर रहे हैं? मुझे पता है पापा मेरी झूठी तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पापा के साथ थोड़ा बहुत खा लिया था। और सच बताऊं, बहुत टेस्टी बना है माँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कितना टेस्टी बनेगा। बस कर, खुद की तारीफ तो हर कोई कर लेता है। अब मैं खाऊंगी, तब जाकर बताती हूँ कैसा बना है। हाँ हाँ, खा कर देखो। अगर तुमने भी अंकिता की तारीफ नहीं की ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सरोजनी भी बेड में पूरी खाकर अंकिता की बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंकिता को देखने लड़के वाले आते हैं। अंकिता सभी को बेड में पूरी देती है और सरोजनी बोलती है, बहन जी, ये बेड में पूरी हमारी अंकिता ने अपने हाथों से बनाया है। खाकर देखिए और बताइए कैसा बना है। अच्छा, सब ऐसा ही बोलते हैं, ये हमारी बेटी ने बनाया है। और निकलता क्या है, दुकान से लेकर आते हैं। खैर, जिसने भी बनाया है बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। नहीं बहन जी, जितनी भी चीजें यहाँ रखी हुई हैं सब मेरी बेटी ने ही बनाई है। सब कुछ ठीक ठाक बना लेती है, लेकिन बेड में पूरी तो गजब ही बनाती है। अरे बस करो सरोजनी, कितनी तारीफ करोगे अपनी बेटी की। बस अब आराम से बैठ जाओ। हाँ जी, बस कीजिए। अब हम मान गए कि सच में ये सारी चीजें आपकी बेटी ने ही बनाई होगी। सभी को बेड में पूरी बहुत अच्छा लगता है और सभी तारीफ भी करते हैं। कुछ समय बाद अंकिता की शादी हो जाती है
पहली रसोई में अंकिता बैडमी पूरी बना रही होती है। तभी वहाँ सुनीता आकर बोलती है, अरे ये क्या बना रही हो बहू? और इतना ज्यादा तेल कढ़ाई पर? ये तो पूरे महीने भर का तेल है बहू। क्या तू एक ही बार में इतना सारा तेल खराब करेगी? माँ जी, ये तेल खराब नहीं होगा। जब भी हम खाना बनाया करेंगे तब हम इसी तेल से खाना बना लिया करेंगे। अब हम बासी तेल से खाना बनाया करेंगे क्या? ना, मुझे तो नहीं होगा बासी तेल में खाना बनाना। और तुझे पता है, रखे हुए तेल को खाने से तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, वैसे भी ये इतना ज्यादा तेल नहीं है, इसको खत्म होने में वक्त लग जाएगा। मैं हर रोज यही इस्तेमाल किया करूँगी। मतलब तो यही हुआ ना कि तू हम लोगों को बासी तेल में खाना बनाकर ही खिलाएगी। आप कहती हैं तो मैं कल तेल में बैडमी पूरी बनाती हूँ। अब आप जाइए, मैं आप सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे माँ जी, आज घर में कितने लोग आने वाले हैं? कितने लोग? कितने लोग क्यों आएंगे हमारे घर में? जितने लोग हैं उतने ही आएंगे। मैं, तू, नकुल, बस 3 लोग हैं। क्योंकि माँ जी, मुँह दिखाई के लिए कोई नहीं आएगा क्या मुझे देखने? हमारे वहाँ तो बहुत भीड़ लगी होती है नई दुल्हन का मुँह देखने के लिए। नहीं बहू, यहाँ कोई नहीं आता, बस अपने रिश्तेदार ही आते हैं। गांव में सबको पता है 2 दिन बाद तो देखना ही है, इसलिए कोई मुंह दिखाई की रस्म नहीं होती। अब तू सोच ले कितने लोगों का खाना बनाना है। सुनीता की बात सुनकर अंकिता हैरान हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब घर पर कोई नहीं होता तो अंकिता को देखने उसकी बुआ सास आती है और आवाज लगाते हुए बोलती है, भाभी, अरे ओ भाभी, लगता है भाभी बूढ़ी हो गई है। अभी से ही भाभी को कम सुनाई देने लगा है। भाभी सुनती ही नहीं है। अरे भाभी, कोई है घर पे या नहीं? तभी अंदर से अंकिता घर के बाहर आती है और बोलती है, कौन हो आप? जान सकती हूँ? और भाभी कहकर किसे बुला रही हो आप? तू नकुल की दुल्हन है ना? अरे बहू, तेरी बुआ सास हूँ मैं। आजा मेरे पैर छूकर मेरा आशीर्वाद ले ले। लेकिन मैंने आपको पहचाना ही नहीं। नहीं, आपको मैंने अपनी शादी में देखा। कैसे देखेगी? मैं तो नकुल की शादी में ही नहीं आई थी। बहुत कोशिश की कि तुम लोगों की शादी में आऊं, लेकिन अब क्या करूं? किस्मत से तबीयत ही खराब हो गई और उसने ही साथ नहीं दिया। आइए बुआ जी, घर पर कोई नहीं है। माँ जी भी अभी कुछ काम से बाहर गई हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने की चीज बना कर लेकर आती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है बहू, तू बस मेरे साथ बैठ और हम बातें करें। देखूं तो कि नकुल की बीवी कितना बोलती है। बुआ जी, बस आप कुछ देर बैठिए, मैं अभी कुछ बना कर लेकर आती हूँ। बस 5 मिनट। अभी गई और अभी आई। वैसे भी अगर मैंने आपको कुछ भी नहीं खिलाया ना तो माँ जी मुझे बहुत डांटेंगी। अंकिता किचन में जाकर बैडमी पूरी की चाट बना रही होती है। तभी सुनीता घर आती है और अपनी ननद कुंती से बैठकर बातें करने लगती है। तभी अंकिता अपनी बुआ सास के लिए बैडमी चाट लेकर आती है और तभी सुनीता बोलती है, क्या बात है, मेरी बैडमी पूरी खाने वाली बहू आज क्या नया बना कर लाई है? माँ जी, आज मैं बैडमी ही लेकर आई हूँ, लेकिन कुछ नए अंदाज में, जिसे आप भी खाएंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा क्या बनाई है, दिखा मुझे भी। और हाँ, तेरी बुआ को बैडमी पूरी खिलाई या नहीं? माँ जी, बैडमी पूरी भी लेकर आई हूँ और साथ में उसकी बैडमी पूरी का चाट बना कर लाई हूँ, खाकर देखिए आप। अंकिता का बनाया हुआ बैडमी चाट सुनीता और कुंती को बहुत पसंद आता है। दोनों खुश होकर अंकिता को तोहफा देते हैं और दोनों खूब चटकारे लेकर खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।